कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक तरीके पर जोर देने की कड़ी में अब गौ आधारित कृषि को भी जोड़ा जा रहा है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में आज गौ आधारित कृषि कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। गौ आधारित प्राकृतिक खेती की राज्य स्तरीय कार्यशाला में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किसानों को प्राकृतिक खेती के लाभ बताए। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि बढ़ती बीमारियों के लिए वही हरित क्रांति कारण है। अब इससे बचने के दो ही माध्यम हैं, भारतीय नस्ल का गौवंश और प्राकृतिक खेती के माध्यम से धरती की उर्वर शक्ति को बढ़ाना। इस दिशा में सरकार के विभिन्न प्रयासों और लक्ष्यों को साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने किसानों को आश्वस्त किया है कि वो प्राकृतिक खेती करें। वैसे तो नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है, फिर भी यदि नुकसान होता है तो सरकार मदद के लिए तैयार है। सीएम योगी ने कहा कि वास्तव में यह कार्यशाला भारत भी आस्था को बचाने का कार्यक्रम है, धरती माता को वास्तविक रूप में रखने का अभियान है। बजट के प्रावधान के साथ साथ अनुदान की व्यवस्था भी वहां पर प्रारंभ कर दी है। यह बुंदेलखंड के लिए हमारा कार्यक्रम लागू हो चुका है। 2020 में जब आचार्य जी को कानपुर में प्राकृतिक खेती के ही एक ऐसी कार्यशाला में हम लोगों ने आमंत्रित किया था, तो उस समय हमारे सामने जो लक्ष्य था कि मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बचाए रखने के लिए गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती करने, गंगा आधारित गौ आधारित नर्सरी को आगे बढ़ाए और उसको प्रोत्साहन करने, औद्यानिक फसलों को वहां पे आगे बढ़ाने के लिए हम कार्य करेंगे। और गौ आधारित इस खेती के लिए हम लोगों ने प्रदेश के सभी 47 जनपदों को भी इसके 27 जनपदों को भी इसके लिए चयन किया है, जिस पर प्रदेश सरकार ने लगभग 62,200 हेक्टेयर खेती को इसके लिए चिन्हित किया है और 1244 क्लस्टर इसके लिए हम लोग विकसित कर रहे हैं। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग अंतर्गत भी इसे भी हम प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ेंगे। यानी जो नेचुरल फार्मिंग के इस कार्यक्रम के साथ भी हम लोग 23 जनपद के 39 विकास खंड में 23,510 हेक्टेयर में 470 क्लस्टर बना करके इसके प्रोत्साहन को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं एटा में सपा के दिग्गज नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव के प्रेमनगर स्थित आवास पर पुलिस ने नोटिस चस्पा किया है। मलावन थाने में सपा नेता जोगेंद्र सिंह और उनके भतीजे सुबोध यादव पर 4 मुकदमे दर्ज हैं। बयान देने न आने पर पुलिस ने नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई की। सकीट सीओ सुनील कुमार त्यागी, मलावन थाना प्रभारी देवेंद्र नाथ मिश्रा के साथ भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा विधानसभा सत्र में सत्ता पक्ष पर विपक्ष की बात दबाने का आरोप लगाते हुए लगातार सदन से वॉकआउट किया जा रहा था। वहीं गाजियाबाद से राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने जनता टीवी के माध्यम से इन सभी आरोपों को गलत बताया। साथ ही राजस्थान में चल रही कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में उठापटक और बीजेपी नेताओं को मिल रही सरतन से जुदा की धमकी के मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने क्या कुछ बात की, आपको भी सुनाते हैं। लखनऊ में चल रहे विधानसभा सत्र में जहां विपक्ष एक तरफ आरोप लगा रहा है सत्ता पर के उनकी बात नहीं मानी जा रही है, उनकी बातों को आगे कहा नहीं जा रहा है, इसलिए वर्कआउट भी कर रहे हैं। हमारे साथ गाजियाबाद में राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं इनकी प्रक्रिया क्या है सत्ता को लेकर। सर, आरोप लग रहे हैं और विपक्ष जो है वो लगातार आरोप लगा रहा है कि उनकी विधानसभा में बात नहीं हो पा रही है, उनसे बात नहीं की जा रही है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार हैं और सत्य नहीं है। वो खुद ही सदन का वॉकआउट करते हैं, तो हर बार कुछ ना कुछ जो है सदन की कार्रवाई बाधित करने का प्रयास करते हैं, नोटिस दिए बिना जुलूस निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो पहले जिम्मेदार विपक्ष की तरह अपना आचार व्यवहार करना शुरू करें। निश्चित रूप से सदन चर्चा के लिए है और उस पर
नेता विपक्षी दल हैं तो नेता विपक्षी दल को तो चर्चा के समय मिलेगा ही, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो केवल आरोप लगाना चाहते हैं, चर्चा नहीं करना चाहते। आज शिवपाल यादव जी ने आज गाजियाबाद में मौजूद हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो सीट लेने की बात कही थी वो सिर्फ एक हवा हवाई बात थी अखिलेश यादव की। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये उनका आंतरिक मामला है, इसमें हम लोग का कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन शिवपाल जी एक पुराने अनुभवी नेता हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान करता हूँ। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि वो लोगों को जागरूक करेंगे और एक इशारा भी दिया कि अगर जरूरत पड़ी वो समाजवाद है, आने वाले टाइम में वो दोबारा यानी कि भाजपा भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर उन्हें मान सम्मान के साथ लिया जाए। ये तो उनके भाजपा ज्वाइनिंग का मैटर तो, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता हैं तो वो तो शीर्ष नेतृत्व करेगा, लेकिन वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और लोकतंत्र के सिपाही हैं तो निश्चित रूप से उन्हें अपनी लड़ाई लड़ने का अधिकार है। गाजियाबाद में येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन जहां बात की जाए तो गाजियाबाद में बहुत सी इमारतें ऐसी हैं जो जर्जर हालत में हैं, लेकिन प्रशासन इस तरफ मुस्तैदी नहीं दिखा रहा है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या इसमें एक्शन लेंगे? ये जिला प्रशासन इस मामले में कार्रवाई करेगा और जो बिल्डिंगें अगर जर्जर हैं तो उनको तो निश्चित रूप से नोटिस दिया जाएगा, उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, उठापटक चल रही है राजस्थान में, क्या ऐसा है कि बीजेपी दोबारा से वहां पर कुछ खेला करेगी या दोबारा सत्ता में आएगी, विधायकों को कुछ लेने का काम करेगी? यही मैंने कहा ना, ये जो है उनका आंतरिक मामला है। ये गहलोत की, सचिन पायलट की और एक वहाँ तीसरा ग्रुप है, उनकी आपसी लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी का उसमें कोई लेना देना नहीं। पहले भी भारतीय जनता पार्टी पे जब सचिन नाराज हुए थे तो आरोप लगाए गए जिसमें कोई सत्यता नहीं थी। जब सचिन को उन्होंने मनाया वो वापस चले गए, लेकिन सचिन वापस जाने के बाद ना उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया ना उप मुख्यमंत्री बनाया, तो उनकी अपनी नाराजगी है। भारतीय जनता पार्टी का उसमें कोई लेना देना नहीं। पहले भी भारतीय जनता पार्टी पे जब सचिन नाराज हुए थे तो आरोप लगाए गए जिसमें कोई सत्यता नहीं थी। जब सचिन को उन्होंने मनाया वो वापस चले गए, लेकिन सचिन वापस जाने के बाद ना उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया ना उप मुख्यमंत्री बनाया, तो उनकी अपनी नाराजगी है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। वो अपना कुनबा संभाले, लेकिन हम मुख्य विपक्षी दल हैं तो हमारी जिम्मेदारी है प्रदेश की जनता के प्रति, और हम लोग उस पर अपना जो हमारी जिम्मेदारी आएगी हम उसका बखूबी निर्वहन करेंगे और हम लोग पूरी स्थिति पे नज़र बनाएंगे। अच्छा, इस बीच में एक बात आई है कि जब भाजपा नेता हैं उनको सरतन से जुदा करने की धमकी दी जा रही है, उसके बाद पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। कुछ लोग फर्जी पाए गए हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत सेंसिटिव मैटर है और इसमें कानून को अपना काम करने देना चाहिए। इसमें कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है। कानून व्यवस्था पहले से बहुत बेहतर हुई है और अगर प्रदेश में कोई भी अशांति फैलाने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल, जिनका साफ तौर पर प्रदेश को लेकर भी या इसके अलावा जितने भूमाफिया हैं या इसके अलावा जितने भी अधिकारी हैं, येलो अलर्ट जारी गाजियाबाद में किया गया है उसको लेकर भी उन्होंने विस्तृत तौर पर जनता टीवी में बात की है। साफ तौर पर जाहिर है योगी सरकार जो है वो मुस्तैदी दिखाते हुए हर तरीके से अपना कार्य कर रही है। वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष ने जो आरोप लगाए उसका राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने खंडन किया है। जनता टीवी के साथ हरीश मल्होत्रा, गाजियाबाद। रेलवे में एक साथ तो नहीं लेकिन बारी बारी से विभिन्न मंडलों के बड़े स्टेशनों के टिकट काउंटर, रेस्टोरेंट से लेकर वेटिंग हॉल तक का मेंटेनेंस निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। इसके अलावा अनाउंसमेंट सिस्टम, डिस्प्ले बोर्ड, कोच गाइडेंस और क्लॉक रूम की जिम्मेदारी भी कई स्टेशन पर निजी सेक्टर्स को दी जा चुकी है। इसको लेकर जनता टीवी ने ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री शिव गोपाल मिश्र से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। शिव गोपाल देश भर के 13 लाख कर्मचारियों का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रोडक्शन यूनिट का जो है निजीकरण आजकल हो रहा है, तो इसके बारे में क्या कर रही है? सर, प्रॉब्लम यह है कि रेलवे मंत्रालय ये तो नहीं कह रहा कि हम निजीकरण कर रहे हैं प्रोडक्शन यूनिट्स का, लेकिन वास्तविकता यह है कि बैकडोर से निजीकरण आ रहा है हमारी उत्पादन इकाइयों में। माननीय मंत्री जी का कहना यह है कि हम अपने लोगों को ही मोटिवेट करेंगे और उन्हीं के जरिए काम कराएंगे, लेकिन अभी उन्होंने एक नया स्कीम लाया है। वो ये है कि बाहर के लोग आएंगे और वो जो है वो
उसके हमारे कारखानों के अंदर ही उत्पादन इकाइयों में जो है वो अपना उत्पादन करेंगे। वो कहते हैं कि नई टेक्नोलॉजी लाएंगे और उसमें जो हमारा स्टाफ है उसको भी ट्रेन करेंगे। उनको वो सरकारी कर्मचारी ही रहेंगे, उनको इंसेंटिव मिलेगा, सारे अलाउंसेस मिलेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि एक बार अगर कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर का भी उसके अंदर प्रवेश हो गया तो हम लोगों का मानना यह है कि फिर वो निश्चित तौर पर जो है वो निजीकरण की तरफ चला जाए। तो अभी 23 तारीख को आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान में प्रोडक्शन यूनिट के लोगों ने तो आंदोलन किया ही, उनके साथ में करीब करीब 10 लाख से ज़्यादा रेल कर्मचारियों ने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया। तो ये बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक चीज़ नहीं है। हमने कहा है, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम आपके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि रेल कर्मचारियों को नुकसान हो या देश का नुकसान हो। तो वो अलग का सवाल है, लेकिन ये जो इस तरीके की गतिविधियां हैं वो ठीक नहीं है। हाँ, पोस्टें बहुत सरेंडर की जा रही हैं इसमें, रेलवे में बंचिंग ऑफ पोस्ट सरेंडर हो रही हैं, इस पर यूनियन क्या कर रही है? सरेंडर ऑफ पोस्ट के लिए पहले फार्मूला था कि 3% पोस्टें जो है हर साल सरेंडर की जाए, लेकिन पिछले 20 साल से हम लोग लड़ रहे हैं। अभी वो कहते हैं कि 1% से कम पोस्टें सरेंडर हुई हैं। बात वो नहीं है, बात यह है कि काम बढ़ रहा है, जो है वो गाड़ियां जो हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, पटरियों की लंबाई बढ़ रही है। हमारे जो जम्बो रेक हो गए हैं, जहाँ पर 28 से वैगन चलते थे वहाँ पर 56 वैगन हो गए हैं। तो प्लेटफॉर्म्स की लंबाई बढ़ गई है, सिग्नलिंग का काम बढ़ गया है। तो काम बढ़ रहा है लेकिन कर्मचारियों की संख्या कम की जा रही है, जिससे कर्मचारियों के ऊपर काफ़ी दबाव पड़ रहा है। अभी जब हम लोगों ने बहुत जोर लगाया तो 1,48,000 लोग भर्ती हो रहे हैं। इनमें 1 लाख वो लोग हैं जो ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, 1800 ग्रेड पे के लोग हैं, और बाकी लोग जो हैं वो NTPC कैटेगरी के हैं 48,000, जो कि ASM हैं, आपके जो ERC हैं या टिकट कलेक्टर हैं उस कैटेगरी में भर्ती हो रहे हैं। लेकिन ये भी बहुत कम पड़ेंगे। दिसंबर के महीने में 2,56,000 वैकेंसी हो जाएंगी। ये अगर 1,48,000 वैकेंसी भर जाए तो भी, तो उसके बारे में हम लोगों ने बात की है रेल मंत्रालय में। उन्होंने कहा है कि हम अगले साल फिर दोबारा रिक्रूटमेंट, मेगा रिक्रूटमेंट करेंगे और उनको भरने का काम करेंगे। स्टेशनों पे इंक्वायरी प्राइवेट हो गई और क्लार्क रूम प्राइवेट हो गए, पार्सल घर की प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, इसमें यूनियन का क्या रोल है? यूनियन का इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी विरोध है, लेकिन एक प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त हो रही है कि ये जो हमारे पास में सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसीज़ हैं वो बहुत बढ़ रही हैं, और सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसीज बढ़ने की वजह से ये जो लोगों को सेफ्टी कैटेगरी की तरफ ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और ये जो इंक्वायरी में काम करने वाले लोग या क्लार्क रूम में काम करने वाले लोग, उनको रेलवे कहती है कि ये नॉन सेफ्टी कैडर के लोग हैं, इनको कर लिया जाए तो उससे काम चल सकता है। लेकिन हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमें आशा है कि कई जगह हमने रुकवाने का भी काम किया है, कोटा डिवीज़न में और दूसरे जगहों पर। अभी हमको आशा है कि एनी रेलवे में यहाँ पर काफ़ी मैसिव उन्होंने इसका किया है। हमने अभी PNM में काफ़ी विरोध किया था, तो उन्होंने कहा कि हम इसको रिव्यू करेंगे। वहीं बरेली शिक्षक समारोह कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ हुजूर के बच्चे हुजूर नहीं होंगे, बल्कि अब मजदूर के बच्चे भी हुजूर होंगे। मदरसों के सर्वे के सवाल पर मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि मदरसों के सर्वे का विरोध वो लोग कर रहे हैं जो नहीं चाहते कि गरीब के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और वो अच्छे बुरे में अंतर समझ जाएं। उन्होंने कहा कि मदरसा शिक्षा में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की तरह नियम लागू होंगे। आगे उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्तियों के सर्वे के बाद उन जगहों पर अस्पताल, स्कूल, पार्क, GTI और ITI बनेंगे। महंगाई को लेकर अखिलेश यादव के ट्वीट पर मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव बौखला गए हैं, उन्हें सपने में मोदी, योगी दिखाई देते हैं। देखिए, प्राथमिक शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो, शिक्षा के उन्नयन के संबंध में यहाँ शिक्षकों ने ये कार्यक्रम आयोजन किया है, मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। और जो सरकार का संदेश है
को पहुंचाने का काम किया। इस इनकी अच्छी पढ़ाई से अब हजूर के बेटे ही हजूर नहीं होंगे, अब मजूर के बेटे भी हजूर होंगे। ये हमारे अध्यापक, मुझे प्रसन्नता है, सब समय से आते हैं, समय से अच्छा पढ़ाते हैं, इंग्लिश को पढ़ाने का काम हो रहा है, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था। तो वहीं संत कबीर नगर के दौरे पर पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सरकार की चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम ने गौशाला, मलिन बस्ती का भी जायजा लिया और गांव में चौपाल भी लगाई। डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार वो जनपद के दौरे पर पहुंचे ब्रजेश पाठक ने मगहर में कबीर की समाधि और मजार के दर्शन किए और मत्था टेका। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम ने प्रदेश सरकार के सीआरपीसी कानून में किए गए संशोधन को लेकर कहा कि महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों के मामले में अपराधी को अग्रिम जमानत ना मिल सके, इसके लिए कानून में संशोधन किया गया है। सपा पर हमला बोलते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा के पास ना कोई नीति है और ना कोई एजेंडा। अब की बार के चुनाव में सपा को 0 सीट मिलने वाली है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी प्रदेश में 80 सीटें जीतेगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि इस बार के निकाय चुनाव में और भी अच्छा रिजल्ट आने वाला है। बिंदुवार सभी विभागों की समीक्षा हुई है। केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनका स्थलीय निरीक्षण भी हमने किया है। प्रदेश सरकार के मुख्य एजेंडे में संत कबीर नगर जनपद को सर्वश्रेष्ठ जनपद की सूची में लाना है। इसमें जो भी डेवलपमेंट के कार्य हैं केंद्र प्रदेश के, उनको हम सर्वश्रेष्ठ रूप से करेंगे और लोगों की जन भावनाओं के अनुरूप काम करेंगे और कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए लगातार समीक्षा जारी रहेगी। जानते हैं कि समाजवादी पार्टी डिरेल्ड हो चुकी है, उनके पास ना कोई नीति है ना कोई एजेंडा है। इवन देन पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो उनको जो वोट प्रतिशत मिला था, अब की बार देखेंगे वो 20% भी वोट नहीं पाएंगे। पिछली बार जो हालत हुई थी, अब की बार 0 सीट उनको मिलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेगी। तो वहीं वाराणसी में पीएफआई के पकड़े गए 2 संदिग्धों की वाराणसी कोर्ट में पेशी हुई। दोनों संदिग्धों को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच न्यायालय में पेश किया। आपको बता दें कि वाराणसी पीएफआई के 2 कार्यकर्ताओं को भी पकड़ा गया था। ये दोनों जैतपुरा के कच्ची बाग के रहने वाले हैं। पूछताछ में जानकारी मिली कि ज्ञानवापी के नाम पर लोगों से चंदा उगाही करते थे और पीएफआई के संदेश लोगों तक पहुंचाते थे। दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच आज कोर्ट में पेश किया गया। वहीं कोर्ट ने दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। अधिवक्ता ने बताया कि दोनों के पास से कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। वहीं रायबरेली में कलेक्ट्रेट भवन के पास हुए कार्यक्रम में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने दिव्यांगों को उपकरण बांटे। इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की खूबियां गिनाई। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि रायबरेली वासी सांसद के अनुभव से विहीन है। दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस में कोई भी अध्यक्ष बने वो कांग्रेस की नैया पार नहीं करा सकता और मोदी योगी के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि हम जन कल्याणकारी कामों को इस पखवाड़े में करेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की दुआएं हमारी पार्टी को, हमारी सरकार को मिले। और उसी के क्रम में हमारे रायबरेली जनपद की जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक बेहतर जो हमारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है उसके अधिकारियों द्वारा दिव्यांगजनों को उपकरण वितरण किए जाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसमें हमने लोगों को सहायक उपकरण दिए हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस उपकरण पा करके जैसे मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे, उनका दिल खुश हुआ, तो निश्चित तौर से इनकी सबकी दुआएं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मिलेगी और वो दीर्घायु होंगे। लंबे समय तक भारत के जनता का, भारत के लोगों का इसी तरह सम्मान बढ़ाएंगे, इसी तरह विकास कराएंगे। आज प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव गाजियाबाद पहुंचे और एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए यदुकुल पुनर्जागरण मिशन की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत दबे पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा और ऐसे लोगों के उत्थान के लिए काम किया जाएगा। इतना ही नहीं, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की लड़ाई भी लड़ी जाएगी।
प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि वो इस बार नगर निगम के चुनाव में भी अपनी पार्टी के सदस्यों को लगाएंगे। वहीं दूसरी ओर गठबंधन के मामले पर उन्होंने कहा कि समय आने पर ही पता चलेगा कि वो किसके साथ जाएंगे, चाहे वो सपा हो या भाजपा हो। देखिए, पहली बात तो मांगने की जरूरत ही नहीं थी। अखिलेश को सीट मांगने की जरूरत ही नहीं थी। अगर सीट ही देनी होती ना तो स्लिप यहाँ लगा देते और दूसरी स्लिप यहाँ लगा देते, उसको सूचना दे देते, मुझे सूचना दे देते। जरूरत कहाँ थी? देखिए, जब वो लीडर अपोजिशन है, विपक्ष, पूरे विपक्ष के लीडर हैं, तो उन्हें मांगनी ही नहीं थी। किसी साथी को जिसकी सीट देनी थी तो उस पर हमारा नाम स्लिप लगा देते, उसकी जगह हमारी जगह उसकी लगा देते, हो गई थी सीट अलॉट। और उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत एक बड़ी और अहम जानकारी के साथ करते हैं। बड़ी खबर से आपको अपडेट करा दें, अंकिता भंडारी का शव श्रीनगर रवाना हुआ है। एम्बुलेंस से रवाना किया गया पार्थिव देह। बड़ी जानकारी ऋषिकेश से, कल होगा अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार। सोमवार तक मिलेगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बड़ी जानकारी, अहम खबर, अंकिता भंडारी का शव श्रीनगर के लिए रवाना हो गया है। एम्बुलेंस के जरिए पार्थिव देह रवाना हुआ है श्रीनगर के लिए। बता दें आपको, कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। एम्स ऋषिकेश में अंकिता भंडारी के शव का पोस्टमार्टम किया गया और अब बताया गया है कि एम्बुलेंस के जरिए अंकिता भंडारी का पार्थिव देह रवाना कर दिया गया है और कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं ऋषिकेश से, जहां पर एम्बुलेंस के जरिए पार्थिव देह अंकिता भंडारी का रवाना किया गया है। हत्याकांड के बाद से ही लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। लोगों ने गुस्सा जाहिर करते हुए आरोपी की फैक्ट्री को भी आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, रिजॉर्ट में भी आग लगा दी है। तो वहीं सरकार की ओर से और पुलिस प्रशासन की ओर से भी कहा गया है कि मामले में आरोपियों को बेहद सख्त सजा दी जाएगी। बहरहाल, इस बीच अंकिता भंडारी का शव रवाना कर दिया गया है एम्बुलेंस के जरिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद से ही प्रदेश भर में आम जनता और राजनीतिक दल आक्रोशित हैं। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंक आक्रोश जताया। साथ ही हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे को छोड़ दे, क्योंकि उनसे बेटियों की सुरक्षा नहीं हो पा रही। हरिद्वार में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका और अंकिता हत्याकांड के दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी की सजा देने की मांग की। मसूरी में भी ऋषिकेश में हुए अंकिता हत्याकांड को लेकर पहाड़ों की रानी मसूरी की शांत वादियों में लोगों का आक्रोश झलक रहा है। तो आपको बता दें, ये 4 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हालांकि इसके अलावा भी कई जगहों पर कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया गया और सरकार को भी कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पतंजलि हेलीपैड फेस 2 बहादुराबाद हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां वो 36वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने पुख्ता इंतजाम किए।
हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्य सरकार की तरफ से भर्तियों में हुए घोटाले में उठाए गए कदमों की सराहना की। अजय भट्ट ने कहा कि चाहे कोई भी कितना भी बड़ा हो या राजनीतिक रसूख रखता हो या फिर बचने के लिए राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर चुका हो, घोटालेबाज या भर्तियों में शामिल कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को जैसे ही भर्तियों में गड़बड़ी का पता चला, तत्काल सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए इस पूरे नकल माफिया गैंग का पर्दाफाश कर दिया। फिलहाल केंद्र की एजेंसियों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्य की सुरक्षा एजेंसियां ही इस पूरे मामले में बेहतर कार्य कर रही हैं और एक के बाद एक गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। भाई, चाहे राजनेता हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे सामान्य आदमी, कुछ तो सामान्य आदमियों की जैसी जैसी बातें आ रही हैं, किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन कर लिया और उस दल की आड़ में कई खेल खेल दिए। ये भी तो, उसे आप चाहे राजनेता कहें, चाहे आप कुछ भी कहें, बदनाम करने की नीयत से जो भी हुआ है, तो कितना बड़ा किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, ये सरकार ने भी कहा है। सरकार की निगरानी किस तरह से हो? हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव का प्रचार थम गया है। लाउडस्पीकर, चुनावी सभाओं, नुक्कड़ नाटक और रोड शो आदि के जरिए उम्मीदवारों ने अपनी ताकत और चुनाव का माहौल अपने पक्ष में करने में जुटे रहे। चुनाव में सत्ताधारी भाजपा समेत कांग्रेस उतारा हुआ है। 17 माह बाद होने जा रहे पंचायत चुनाव के लिए 26 सितंबर को मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का मत पेटियों में बंद कर देंगे। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है, आप देखते रहिए जनता टीवी।